प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर भारत में समाज के अंतर्गत आज नया अध्याय शुरू करेंगे। पश्चिमीकरण। भारतवर्ष में सामाजिक परिवर्तन के कारक आंतरिक एवं बाह्य दोनों रहे हैं। श्रीनिवास ने भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन के आंतरिक एवं बाह्य कारकों को ध्यान में रखकर दो संप्रत्यों अर्थात दो अवधारणाओं संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण प्रतिपादित किया है। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के द्वारा श्रीनिवास ने भारतीय समाज में बाह्य कारकों के प्रभाव से पिछले 150 वर्षों से हो रहे सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या एवं विवेचना की है। पश्चिमीकरण का अर्थ एवं परिभाषा। भारतीय समाज के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, रुचियों, शिक्षा, प्रशासन, कानून, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक चिंतन, साहित्य तथा अन्य अनेक पक्षों पर ब्रिटानिया शासन का गहरा प्रभाव पड़ा था। भारतीय समाज में ब्रिटानिया संस्कृति के कपड़ों, श्रृंगार साधनों, यंत्रों आदि का ही नहीं, उनके सिद्धांतों, संप्रत्यों, विचारधाराओं और दर्शन का भी गहरा प्रभाव पड़ा है। इस प्रक्रिया को श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण का नाम दिया है। योगेंद्र सिंह के अनुसार पश्चिमीकरण की परिभाषा इस प्रकार से है। पश्चिमीकरण से तात्पर्य भारत में होने वाली उन सभी सांस्कृतिक परिवर्तनों और संस्थागत नवाचारों से है जो इस देश में पश्चिमी राष्ट्रों, प्रमुखतः यूके संयुक्त राज्य के साथ राजनीतिक और सांस्कृतिक संपर्क के कारण हुए हैं। लिंच के अनुसार पश्चिमीकरण की परिभाषा। पश्चिमीकरण की अवधारणा में पश्चिमी पोशाक, खान पान, तौर तरीके, शिक्षा, विधियां और खेल मूल्यों आदि को सम्मिलित किया है। पश्चिमीकरण के तत्व। श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित तत्वों को समाहित किया है। नंबर 1, संस्थाओं में परिवर्तन। श्रीनिवास के अनुसार 19वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजों ने शनै शनै आधुनिक भारतीय राज्य की आधारशिला भूमि के सर्वेक्षण, लगान व्यवस्थापन, आधुनिक नौकरशाही का निर्माण, पुलिस, कानून, न्यायालयों की स्थापना, कानून संहिताकरण, संचार के साधनों, रेल, डाक, तार, सड़कों तथा नहरों, पाठशालाओं, महाविद्यालयों की स्थापना आदि के द्वारा रखी। अंग्रेजों के द्वारा छापाखाना खोला गया, जिसके कारण समाज पर बहुआयामी प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में सती प्रथा, कन्यावध, मानव बलि और दास प्रथा जैसी संस्थाओं को समाप्त किया। नंबर 2, मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद के मूल्यों पर आधारित है। मानवतावाद में आयु, लिंग, धर्म, जाति व परिस्थिति के भेद की भावना नहीं होती है, सबको समान माना जाता है। श्रीनिवास की मान्यता है कि ब्रिटानिया शासन के 150 वर्ष के फलस्वरूप भारत में मानवतावाद और औचित्यवाद के मूल्यों की उत्पत्ति हुई है। नंबर 3, समानता के सिद्धांत की स्थापना। श्रीनिवास के अनुसार ब्रिटिश दीवानी, दांडिक और कानून की कार्यविधि, हिंदुओं और इस्लाम न्याय शास्त्र में विद्यमान कुछ असमानताएं समाप्त हो गई थी। पहले अपराधी और पीड़ित की जातियों के अनुसार न्याय और दंड निश्चित किया जाता था। नंबर 4, पश्चिमीकरण के स्तर। श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण के 3 स्तर बताए हैं। प्राथमिक स्तर, इससे तात्पर्य उन लोगों से है जो अंग्रेजों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क में आए। नंबर 2, द्वितीयक स्तर, इससे अभिप्राय उन लोगों से है जो लोग प्राथमिक स्तर पर आए लोगों से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए। नंबर 3, तृतीय स्तर, इसका अर्थ उन लोगों से है जो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया से परोक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं। नंबर 5, पश्चिमीकरण के आदर्श। श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण का आदर्श केवल भारत में ही सामाजिक परिवर्तन को बतलाता है। भारत को नगरीकरण, औद्योगिकरण, मशीनीकरण, प्रौद्योगिकी, यातायात व संचार के नवीन साधन, शिक्षा, प्रेस,
नवीन न्याय व्यवस्था, वैज्ञानिक आविष्कार, धर्मनिरपेक्षता, समानता, स्वतंत्रता, मानवतावाद जैसे नवीन मूल्यों से अंग्रेजों ने अवगत कराया। यही नहीं, पश्चिमीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीयों के विचार, व्यवहार, वेशभूषा, खान पान, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, संस्थाएं, दृष्टिकोण, सामाजिक व्यवस्था, जीवन पद्धति में आशातीत परिवर्तन आए हैं। इस कारण अंग्रेजी आदर्श ही भारत में आए परिवर्तनों के लिए सर्वमान्य है, क्योंकि भारत में अनेक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों के लिए अंग्रेजी राज ही उत्तरदायी है। पश्चिमीकरण की विशेषताएं। समाज वैज्ञानिकों ने पश्चिमीकरण की निम्नलिखित विशेषताएं बतलाई है। नंबर 1, नैतिक रूप से तटस्थ। श्रीनिवास का मानना है कि पश्चिमीकरण शब्द नैतिक रूप से तटस्थ है। यह शब्द परिवर्तन की अच्छाई अथवा बुराई का द्योतक नहीं है, बल्कि प्रत्येक परिवर्तन जो पश्चिमी समाज के अनुकरण का परिणाम है, पश्चिमीकरण को इंगित करता है। नंबर 2, व्यापक संप्रत्यय। श्रीनिवास के मत में पश्चिमीकरण एक व्यापक, जटिल और बहुस्तरीय संप्रत्यय है। वे सभी परिवर्तन जो पश्चिम के प्रभाव के परिणाम स्वरूप आए हैं, चाहे वे भौतिक संस्कृति से संबंधित हो अथवा अभौतिक संस्कृति का विषय हो, इसके अंतर्गत आते हैं। नंबर 3, वैज्ञानिक संप्रत्यय। पश्चिमीकरण एक वैज्ञानिक संप्रत्यय है, क्योंकि इसके द्वारा किसी भी समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण किया जा सकता है। इसमें अच्छे बुरे मूल्य युक्त लक्षणों का विवेचन नहीं आता है, जैसा कि आधुनिकीकरण संप्रत्यय में होता है। नंबर 4, जटिल एवं बहुस्तरीय संप्रत्यय। पश्चिमीकरण को एक जटिल और बहुस्तरीय अवधारणा के रूप में माना जा सकता है। भारत में पश्चिमीकरण का प्रभाव अलग अलग पक्षों पर अलग अलग रूप में देखा जा सकता है। इसकी गति भी सर्वत्र समान नहीं है। उदाहरण, पश्चिमीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप कुछ लोगों ने वहां के आचार, व्यवहार, मूल्यों और आदर्शों को अपनाया, तो कुछ लोगों को पश्चिमी खान पान, वस्त्रों ने प्रभावित किया। साथ ही कुछ पक्ष इस पश्चिमीकरण की प्रक्रिया से अधिक प्रभावित हैं, तो कुछ पक्ष इससे कम प्रभावित हैं। श्रीनिवास का कहना है कि पश्चिमीकरण का स्वरूप और गति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तथा जनसंख्या के एक भाग से दूसरे भाग में अलग रही है। अतः पश्चिमीकरण का प्रभाव समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि सभी पक्षों पर दृष्टिगोचर होता है, किंतु भारत में इसकी गति सर्वत्र असमान है। नंबर 5, अनेक प्रारूप। पश्चिमीकरण के अनेक प्रारूप हो सकते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा व यूरोपीय देशों में पश्चिमीकरण के अनेक प्रारूप दृष्टिगोचर होते हैं, जिनमें कुछ तत्व समान रूप से पाए जाते हैं, किंतु प्रत्येक देश की संस्कृति की कतिपय विशेषताएं होती हैं, जिसके कारण कुछ अंतर आ जाता है। भारत ने पश्चिमीकरण के रूप में अंग्रेजी प्रारूप को अपनाया है। पश्चिमी संस्कृति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रौद्योगिकी आदि पक्षों में अंग्रेजी प्रारूप को ही भारतीयों ने स्वीकार किया है। श्रीनिवास के अनुसार अंग्रेजी आदर्श ही भारत में 19वीं सदी के मध्य तक पश्चिमी देशों के संपर्क के कारण होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए उपयुक्त है। नंबर 6, चेतन और अचेतन प्रक्रिया। कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। पश्चिमीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने चेतन और अचेतन दोनों ही रूपों में भारतीय समाज को प्रभावित किया है। अनेक तत्वों को हम सोच समझकर प्रयत्नपूर्वक ग्रहण करते हैं, किंतु कुछ तत्व अप्रत्यक्ष रूप से भी हमें प्रभावित करते हैं। जैसे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम पश्चिमीकरण का अनुकरण प्रयासपूर्वक करते हैं, जबकि फैशन व हमारे दैनिक जीवन के व्यवहार, अभिवादन आदि स्वतः ही जीवन का अंग बन जाते हैं। धन्यवाद।